नवसारी आज के गुजरात का एक छोटा सा शहर है जो कई सदियों से पुरोहित श्रेणी के पारसियों का घर रहा है, जिन्होंने पवित्रता की ज्योति को प्रकाशमान रखते हुए साधुत्व की परंपरा को जीवित रखा है। यहाँ बसे कई परिवारों में से एक बेरम ने टाटा नाम अपनाया, जिसका हूबहू मतलब होता है गुस्सैल स्वभाव का व्यक्ति। वर्ष 1839 में 3 मार्च को इस परिवार में एक बच्चे का जन्म हुआ, जिसे जमशेदजी नसरवानजी टाटा का नाम दिया गया। बच्चे को उसके धर्म से जुड़े कई रिवाजों की सीख मिली। उन्होंने अपनी नवदीक्षा पूरी की और उनका नाम पुरोहित सूची में दर्ज कर दिया गया। जब वह 13 साल के थे तब उनके पिता उन्हें बम्बई ले गए और उनका दाखिला एलिफेंस्टन संस्था में करवाया। 1856 में जमशेदजी ने एलिफेंस्टन कॉलेज में दाखिला लिया, जहां उन्हें उदारवादी शिक्षा मिली और यहीं पर उन्हें पुस्तकें पढ़ने की आदत लगी, जो पूरे जीवन उनके साथ रहे। कॉलेज के दिनों में जमशेदजी एक बार मौत से बाल बचे। उनके घर में उनका अध्ययन कक्ष एक अटारी पर था, जो चरमराती टाइल्ड छत पर टिकी थी। एक खतरनाक चक्रवाती तूफान के दौरान उनके पिता नीचे मंजिल से ऊपर दौड़ते हुए आए और जमशेदजी के घर से बाहर निकलने के लिए कहा। पुत्र पिता की आज्ञा मानकर उत्साहित और चिल्लाती हुई भीड़ भरी सड़क पर उतर आया। अचानक हवा के तेज झोंके से उसकी अटारी तहस नहस होकर उसके पैरों के आगे आ गिरी। 1858 में जमशेदजी टाटा एलिफेंस्टन कॉलेज से ग्रीन स्कॉलर के रूप में उत्तीर्ण होकर निकले, जो उस समय डिग्री के समतुल्य मानी जाती थी। वह शिक्षित व्यवसाय में कदम रखना चाहते थे और कुछ समय के लिए उन्होंने एक वकील के कार्यालय में काम किया, लेकिन इसे भारतीय उद्योग जगत का सौभाग्य ही कहेंगे कि एक दिन जरूरतों ने उन्हें व्यापार में कदम रखने के लिए मजबूर कर दिया। 1859 में जमशेदजी अपने पिता की फर्म नसरवानजी एंड कल्याण दास में शामिल हुए। मध्य 30 की उम्र तक जमशेदजी ने काफ़ी धन और एक कुशल व्यापारी होने की प्रतिष्ठा अर्जित कर ली थी। वह कपड़ा उद्योग में बड़ा निवेश करने की योजना बना रहे थे और उन्होंने कपड़े की मिल लिए नागपुर को चुनकर बहुत लोगों को हैरत में डाल दिया, जो समझते थे कि बम्बई उनकी स्वाभाविक पसंद होनी चाहिए। लेकिन जमशेदजी जानते थे कि नागपुर में करघा कपास प्राप्त करना आसान था। वह एक लाभकारी बाजार था और वहाँ कोयला तथा पानी दोनों ही प्रचुर मात्रा में उपलब्ध थे। उन्होंने नागपुर के राजा से अच्छी कीमत पर 10 एकड़ दलदली जमीन खरीदी और काम शुरू करने के लिए उसमें मिट्टी भरी। एक स्थानीय बैंकर, जिसने मिल में निवेश करने से मना कर दिया था, ने बाद में कहा कि श्री टाटा ने जमीन में मिट्टी भरकर सोना निकाल लिया। 1 जनवरी 1877 को एम्प्रेस मिल्स ने परिचालन शुरू किया। मिल के तकनीकी विशेषज्ञ जेम्स ब्रुक्सबी की मदद से उन्होंने आधुनिक ग्रीन फ्रेम टेक्नोलॉजी अपनाई, जिसका इस्तेमाल उस समय इंग्लैंड में भी बड़े पैमाने पर नहीं किया जा रहा था। इस कदम से उत्पादन दोगुना हो गया, शेयर की कीमतें बढ़ गई और दक्ष उद्योगपति के रूप में जमशेदजी की प्रतिष्ठा मजबूत होती गई। जमशेदजी एक हितैषी नियोक्ता थे और उनके विचार दूरदर्शी थे। इन्होंने अपने कर्मचारियों को कम अवधि, हवादार कार्यस्थल, अच्छी स्थितियों में जीने की व्यवस्था, प्रदर्शन पर आधारित इंसेंटिव, प्रोविडेंट फंड और ग्रेट्युटी जैसी दुर्घटनाएं दी।
भारत और पश्चिम के देशों में बहुत समय बाद अनिवार्य बनाई गई। भारी आवाज वाले यह गठीले व्यक्ति बेहद हाजिर जवाब और मजाकिया स्वभाव के थे। इन्हें पढ़ने का शौक था और उनके पुस्तकालय में साहित्य, तकनीक, तत्वज्ञान, यात्रा, कांच की चीजों, पोर्सलीन जैसी अनगिनत विषयों की किताब थी। उनकी जानकारी अथाह थी और नए विचार उनके जेहन में कौंधते रहते थे। जमशेदजी नए उपकरणों को पसंद करते थे और इस क्षेत्र में पथ प्रदर्शक थे। जब सिनेमेटोग्राफ की पेशकश हुई, उन्होंने तुरंत एक ले लिए। उनकी गाड़ियों में सबसे पहले रबर टायर लगाए गए थे, जिनकी बेआवाज गतिशीलता को देखकर सड़क पर लोग दंग रह जाते हैं। 1901 में उन्हें बम्बई में मोटर कार चलाते देखा जाता था, जो बार बार खराब होती रहती थी, जिससे उनकी यात्रा रोमांचक हुआ करती थी। उनकी ज़्यादातर खरीदारियां खुद के लिए नहीं, बल्कि भारत को दुनिया भर में विकास की जानकारी होने देने के लिए हुआ करती थी। सर जॉर्ज किंग कलकत्ता के बॉटैनिकल गार्डन्स के चीफ क्यूरेटर ने एक मुलाकात के बाद स्वीकार किया कि उन्होंने पौधों के बारे में जमशेदजी से कुछ सीखा था। जमशेदजी को मुंबई से प्यार था। उनका दयालु चेहरा, सफ़ेद दाढ़ी और पारसी पगड़ी समुद्र के किनारे सुबह टहलने के समय में अक्सर देखे जा सकते थे। 19वीं सदी के अंत में बम्बई को भारी औद्योगिकीकरण की कीमत चुकानी पड़ी। कपड़ा मिलों से निकलने वाली काली और गंदगी पूरे शहर को प्रदूषित कर रही थी। जमशेदजी ने शहर को स्वच्छ और धुएं से मुक्त रखने के लिए हाइड्रो इलेक्ट्रिक ऊर्जा की आपूर्ति के नए प्रकल्प पर काम करना शुरू किया। सिर्फ 2 मिल मालिक ऊर्जा आपूर्ति बदलने के लिए तैयार हैं, लेकिन फिर भी इन्होंने इस योजना पर आगे कदम बढ़ाया। उनके लिए सिर्फ यह बात मायने रखती थी कि बम्बई को इसकी ज़रूरत थी। कहते हैं एक बार जमशेदजी को एक विदेशी दोस्त ने शहर के एक नामी होटल में खाने पर आमंत्रित किया। जब वे अपने मेजबान के साथ भीतर गए तो एक अभिमानी होटल मैनेजर ने उन्हें रोक दिया, यह कहते हुए कि यहाँ पर भारतीयों को प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। जमशेदजी ने इस अपमान का जवाब सोच समझकर देने का फैसला किया। उन्होंने 3 लाख पाउंड खर्च करके ताजमहल होटल बनाया, जो दुनिया के बेहतरीन होटलों में से एक है। कई लोगों ने इसे टाटा का सफ़ेद हाथी बताया, लेकिन जमशेदजी को लगता था कि बम्बई को एक विश्व स्तरीय होटल की ज़रूरत थी, जो भारतीय लोगों के साथ भेदभाव न करे। यह बम्बई की पहली इमारत थी जिसमें रोशनी के लिए बिजली का इस्तेमाल हुआ था। समाज सेवा को लेकर जमशेदजी के विचार बेहद दृढ़ थे। उनका मानना था कि लोगों के लिए नए अवसर तैयार करने से गरीबी दूर करने में मदद मिलेगी। उन्हें लगता था कि प्रतिभाशाली लोगों को सहायता मिलनी महत्वपूर्ण है और उन्होंने उच्च शिक्षा के लिए विद्यार्थियों को इंग्लैंड भेजने के उद्देश्य से एक विशेष फंड तैयार किया। उनके इन्हीं विचारों ने आगे चलकर भारतीय विज्ञान संस्थान को जन्म दिया। इन्होंने आधी संपत्ति यानी 30 लाख रुपए इस संस्था के गठन में लगाए, जिसने 1911 में अपने दरवाजे खोले। नोबेल विजेता डॉक्टर सीवी रमन, डॉक्टर होमी भाभा और डॉक्टर विक्रम साराभाई शिक्षा की इस प्रतिष्ठित संस्था के प्रमुख रह चुके हैं। जमशेदजी निरंतर यात्रा करते रहते थे। व्यापार की दुनिया में कदम रखने के दिन से ही उन्होंने अपने विचारों और योजनाओं को साकार करने के लिए दुनिया भर की यात्रा की। यूएसए जाने के लिए एक जहाज में यात्रा के दौरान एक बार उन्हें स्वामी विवेकानंद से मिलने का अवसर मिला, जिन्होंने उनमें स्वदेशी और आत्मनिर्भरता की भावना जागृत की। उद्योगपति और स्वामी विवेकानंद का यह रिश्ता मजबूत होता गया और जमशेदजी आजीवन स्वदेशी की सोच का पालन करते रहे। 1869 में मैनचेस्टर का एक छोटे से लेक्चर हॉल में जमशेदजी ने थॉमस कार्लाइल के प्रचंड शब्दों को सुना, जो देश लोहे पर नियंत्रण हासिल करेगा वही देश जल्द ही सोने का भी नियंत्रक होगा। उसी समय से लोहे की खोज और उसे
ढूंढने में उनकी मदद करने वाले इंसान की तलाश उनका नया जुनून बन गया। एक बार सितंबर महीने के अंत में वह अमेरिका के लिए रवाना हुए और कई सप्ताह के इंतजार के बाद वह चार्ल्स पेज पेरी नामक दुनिया भर में प्रतिष्ठित भूवैज्ञानिक और धातु वैज्ञानिक से मिलने उनके कार्यालय पहुंचे। बहुत देर तक दोनों चुप्पी साधे एक दूसरे को देखते रहे। क्या आप चार्ल्स पेज पेरी हैं? धातु वैज्ञानिक ने हाथ से हिलाया। आखिर मुझे वह व्यक्ति मिल ही गया जिसकी मुझे तलाश थी। जमशेदजी के शब्द स्पष्ट थे। मैंने श्री केनेडी से बात कर ली है। वह आपके सलाह के अनुसार किसी भी जगह स्टील प्लांट बनाएंगे जिसका बिल मैं भरूंगा। क्या आप मेरे साथ भारत चलेंगे? जमशेदजी के अंदाज, उनके शब्दों के वजन, उनकी भद्रता से पेरी इतने दंग रह गए कि उनकी मुंह से सिर्फ हाँ हाँ मैं आपके साथ चलूंगा ही निकला। 125 डिग्री जैसे तापमान और आदमखोर बाघ तथा आवारा हाथियों जैसी मुसीबतों के बीच पेरी को काफ़ी चुनौती भरा वातावरण मिला। आखिरकार उनकी टीम को कलकत्ता से 150 मील दूर स्थित छोटा नागपुर जिले के गोरू महिषानी पहाड़ों में लगभग 3 बिलियन टन लौह एसिड मिला। जरा सोचिए कि आज से 100 साल पहले ऐसी जगह पर एक शहर का निर्माण करना कितना मुश्किल रहा होगा। लेकिन अपने लोगों को बेहतर जिंदगी देना जमशेदजी का सपना था। उन्होंने बेहद बारीकी से पूरे शहर की योजना बनाई जिसे आज जमशेदपुर के नाम से जाना जाता है। उनके निर्देश स्पष्ट थे। हमें तुरंत बढ़ने वाले छायादार पेड़ों के साथ चौड़ी सड़कें बनानी है। लॉन और बगीचों के लिए पर्याप्त जगह छोड़ना मत भूलना। फुटबॉल, हॉकी और पार्क के लिए बड़े क्षेत्र आरक्षित करो। हिंदू मस्जिदों, मुहम्मदी मस्जिदों और ईसाई गिरजाघरों के लिए जगह निर्धारित करो। अपने जीवन के 30 साल जमशेदजी ने लौह और स्टील के प्लांट का सपना देखा और जब यह प्रकल्प आकार लेने लगा तभी जर्मनी में उनका देहांत हो गया। सौभाग्य से उनके बेटे दोराब जैसे लोगों ने उनके सपने को जीवित रखा। टाटा स्टील, भारत की पहली समेकित स्टील कंपनी ने बंगाल नागपुर रेलवे के कालीकट स्टेशन से लगभग 2.5 मील की दूरी पर स्थित साक्षी नामक गांव में स्वर्णरेखा और खारकाई नाम 2 नदियों के संगम पर 1907 में अपनी शुरुआत की। जवाहरलाल नेहरू, भारत के पहले प्रधानमंत्री, ने बताया कि जब आपको कार्यों में विचारों में नेतृत्व करना हो, ऐसा नेतृत्व जो लोगों की सोच से अलग हो, ऐसे नेतृत्व का सच्चा साहस कहा जाता है।